वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। तो आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको हम लोग शॉर्ट में एफएमवी बोलते हैं। आज की जो लेक्चर होगी वो पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी, यानी जो भी बेसिक टर्म्स है जो इस पूरे सब्जेक्ट में यूज़ होगी उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स। तो अगर हम इन दोनों को पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब हमें क्लियरली समझ में आएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें एक्चुअली में स्टडी क्या करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को समझते हैं। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट हैविंग एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली। क्या बोला गया है, कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स नो मैटर हाउ मच स्मॉल द फोर्स इज। तो अब तक हमें यही समझ में आया कि फ्लूइड क्या है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एक एबिलिटी होती है, क्या वो फ्लो और डिफॉर्म होने की कंटिन्यूसली। किस केस में, जब शियर फोर्स प्रेजेंट रहेगी उस केस में। अगर शियर स्ट्रेस वहाँ पर एक्ट नहीं होगी तो ये एबिलिटी वहाँ पर नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखा गया है, नो मैटर हाउ मच स्मॉल द फोर्स इज, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पर फ्लूइड की एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म, ये शियर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू पर नहीं डिपेंड कर रहा है, बल्कि उसका अपीयर्ड होना या उसका एक्ट होना उस पर डिपेंड कर रहा है। चाहे वो कम वैल्यू में एक्ट करें या फिर वो ज़्यादा वैल्यू में एक्ट करें, लेकिन उसका वहाँ पर प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तभी हम फ्लूइड की इस एबिलिटी को हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब इसी पॉइंट को लेकर के यहाँ पर एक नोट पॉइंट बनाया गया है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड। क्या बोला गया है, स्टैटिक फ्लूइड शियर फोर्स इज जीरो। मतलब अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस केस में जो फ्लूइड की एबिलिटी है फ्लो और डिफॉर्म होने की क्या हो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि शियर फोर्स जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं इसमें जनरली जो होता है लिक्विड एंड गैस आती है। फ्लूइड कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गैस या स्टीम है, फ्लूइड मीन्स होता है उसके अंदर लिक्विड एंड गैस। तो जनरली लिक्विड एंड गैस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लिक्विड में क्या आ गया, वाटर आ गया, गैस या स्टीम में क्या आ गया, एयर, मरकरी लिक्विड में फिर अगेन स्टीम एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल है फ्लूइड के। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर इज कॉल्ड कोहेजन। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है और जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम नेचर का है तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहेजन बोलेंगे। अगर यही सेम कंडीशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक्ट क्या डिफरेंट नेचर, मतलब जो दो बॉडी के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो डिफरेंट नेचर की है तो उसको क्या बोलेंगे, अधेजन। तो हमें याद क्या रखना है, सेम नेचर मीन्स कोहेजन, डिफरेंट नेचर मीन्स अधेजन। तो अब इसके रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, जैसे जो रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल जो होती है उसमें अंदर जो वाटर की जो शेप होती है क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। तो स्फेरिकल शेप तो एक सरफेस टेंशन की वजह से, दूसरा हम वहाँ पर ये बोल सकते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के अंदर क्या अप्लाई कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो भी है उसमें सारे क्या वाटर इंक्लूड है तो सारे क्या सेम नेचर के, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ कोहेजन। या फिर हम लोग जब वाटर का स्प्रिंकलिंग करते हैं गार्डन वगैरह में या छोटे प्लांट्स जो होते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं स्प्रिंकलिंग करने के बाद पत्ते के ऊपर देखना गोल गोल वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स किस वजह से बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही लग रहा है मींस सेम नेचर के अंदर लग रहा है तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोहेजन फोर्स। लेकिन अगर यही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच रहे लेकिन डिफरेंट नेचर में, अधेजन फोर्स के एग्जांपल क्या है, जैसे कोई पत्ते हैं छोटे प्लांट्स के या बड़े प्लांट्स के, तो उसमें देखना कि एक पॉइंट आता है जिसमें वाटर क्या होता है एक जगह एक्यूमुलेट होकर के ड्रॉप के फॉर्म में वो नीचे गिरता रहता है। जैसे बारिश के टाइम में जनरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पत्ते पर बहुत सारे पानी आ जाता है, फिर वो पत्ता क्या करता है कि उस वेट को बैलेंस नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से वाटर क्या होता है नीचे की तरफ वो गिरना शुरू हो जाता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कॉन्टैक्ट बनता है डिटैचिंग टाइम पे किसके साथ, पत्ते के साथ, तो वो जो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वो कौन सी होगी, अधेजन केस की आएगी। अब यहाँ पर की पॉइंट्स क्या हैं, कोहेजन एंड अधेजन आर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये इसी दो पॉइंट से मिलकर के एक नोट पॉइंट बनाए। क्यों कि हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट किस टाइप से, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करें क्या कोहेजन। अगर सेम टाइप का नेचर है तो बोलेंगे कोहेजन, अगर डिफरेंट टाइप है तो क्या बोलेंगे, अधेजन। तो उसी से एक नोट पॉइंट यहाँ पर बनाएं। अब इसके एग्जाम्पल देखो जरा अधेजन का,
जब वाटर एंड ग्लास मीन्स अगर ग्लास में वाटर को रखेंगे तो उस केस में अधेजन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर और ग्लास का जो कांटेक्ट होगा उस केस में तो क्या हो रहा है, डिफरेंट नेचर का हो रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, अधेजन मोर डोमिनेट होगा। ये डोमिनेट ज़्यादा क्यों होगा, लेस डोमिनेट क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स में डेप्थ में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर वही मरकरी एंड ग्लास मतलब ग्लास के अंदर मरकरी को यूज़ करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर कोहेजन डोमिनेट कर जाएगा। नो स्लीप कंडीशन रेफर्स दैट द मॉलिक्यूल्स विच इज इन कांटेक्ट विद द बाउंड्री विल स्टिक टू द बाउंड्री। जैसे माना कि हमने क्या कि ये नो स्लिप कंडीशन है। अब ये नो स्लिप कंडीशन क्यों है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीम फ्लो हो रही है, यहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। जैसे ही ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इस फिक्स्ड बॉडी का कांटेक्ट में आएगी तो इसके जस्ट जो अपर लेयर होगी मतलब जो क्लोजेस्ट लेयर होगी फ्लूइड की इस फिक्स्ड बॉडी के करीब, वो क्या हो जाएगी, वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो जब वो लेयर रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी तो उस लेयर पर जो भी पार्टिकल्स होंगे या जो भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रेस्ट कंडीशन में रह जाएंगे। मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नो स्लीप कंडीशन, या उसी को बोलते हैं मैक्सवेलियन कंडीशन। हमें याद रखना है कि नो स्लीप कंडीशन मीन्स क्या है कि वहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये क्या है, फ्री सरफेस। अब यहाँ पर एक और टर्म आ रही क्या, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को समझने के लिए हमें इस ग्राफ के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। फिक्स्ड प्लेट से हम लोग जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो वाटर या जो फ्लूइड की जो लेयर्स होगी हर एक लेयर की स्पीड अलग अलग होगी। अब ये क्यों होगी ये समझो, क्योंकि पहली लेयर क्या होगी जो सबसे क्लोजेस्ट होगी रेस्ट में होगी। जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, फिर और ऊपर जाएंगे उसकी स्पीड पहले वाले से ज़्यादा होगी, फिर और उसके ऊपर जाएंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इससे क्या समझ में आया कि जो भी फ्लूइड की लेयर इस फिक्स्ड प्लेट से जितना फारदेस्ट होगा या जितना अवे होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से क्या हो, एक्सचेंज कर जाए। या तो उस करीब कम होगी या उसके बहुत करीब होगी, या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि इक्वल। तो अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, क्योंकि जब फ्लूइड हमारी यहाँ पर कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर क्या होगा, अधेजन एक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या, ये फिक्स्ड बॉडी है और ये जो फ्लूइड यहाँ पर आ रही है इन दोनों का नेचर क्या अलग है। तो जब यहाँ पर फोर्स ऑफ अधेजन एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये फ्लूइड के हर एक लेयर को अपोज करती है मोशन में। जो भी लेयर इस फिक्स्ड बाउंड्री के या इस फिक्स्ड प्लेट के जो करीब होगी उसके ऊपर फोर्स ऑफ अधेजन ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती है। और जो जितना दूर होगा उसके ऊपर अधेजन उतना ही कम एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। या ये समझो कि इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी भी एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि हर एक लेयर की स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या अलग अलग है। तो ये बोल सकते हैं कि इस जोन के अंदर क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी भी एक्ट हो रही है। अब यहाँ पर जैसे ये कंडीशन को हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस करते हैं, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड होती है वो 99.99% क्या होता है, वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। हमने वही यहाँ पर दिया कि ये मान लो कि ये ऐसी लेयर है जहाँ पर इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के ऑलमोस्ट इक्वल आ जा रहा है। तो इसी को हमने यहाँ पर ग्राफ में दिखाया है कि फर्स्ट हमने माना क्या कि ये जो लाइन है इस लाइन पर ये मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड के, हर एक लेयर की मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग होगी। तो ये मान लो T1 टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गई, T1 टाइम के बाद फिर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ और ये यहाँ आ जाएगी। इसी तरह T2 टाइम के बाद ये यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सबकी पोजीशन टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, यानी एक ही टाइम में जो पॉइंट या जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थी उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इस दूरी तक आया, जबकि सेम टाइम में इस मॉलिक्यूल ने यहाँ तक दूरी तय की और सेम टाइम में ये मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पर दूरी तय की। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स फिक्स्ड बाउंड्री के जितना ज़्यादा करीब होगी उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी और जितना फारदेस्ट होगी उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब तक तो हम लोगों ने फ्लूइड के ऊपर स्टडी किया है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो उससे क्या हमें समझ में आ जाएगा कि फ्लूइड एंड मैकेनिक्स दोनों को मिला करके हमें किस चीज़ पे स्टडी करना है, ये हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो अब देखो मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। क्या बोला गया है, एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट्स इफेक्ट ऑन फ्लूइड, मशीन, स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। तो
तो इससे क्या समझ में आया कि मैकेनिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लोड है, और उस लोड की एप्लीकेशन की वजह से क्या इफेक्ट आया जिसके ऊपर भी अप्लाई किया है। चाहे मान लो कि हमने लोड फ्लूइड के ऊपर अप्लाई किया या मशीन के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसका क्या इफेक्ट आया, तो उस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे। पूरी मैकेनिक्स का जो मीनिंग है समझो तो ये इस 2 वर्ड से क्लियर हो जाएगा। मीन्स लोड एंड इफेक्ट, मतलब लोड अप्लाई किया उससे हमें क्या इफेक्ट आया वो क्या बताएगा, मैकेनिक्स बताएगा। इसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ये एक बॉडी है ABCD, इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इस सरफेस पर इसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद क्या हुआ कि हमने इसके ऊपर एक शियर फोर्स अप्लाई किया। क्या किया, शियर फोर्स अप्लाई किया। तो ये तो फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं करेगी। जब शियर फोर्स अप्लाई करेंगे मीन्स क्या, ये सरफेस आगे की तरफ मूव करेगी। तो जब ये मूव करेगी, ये फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है, मतलब ये दोनों फिक्स्ड रहेगी। तो जब ये मूव करेगी तो ये भी सरफेस मूव करेगी और ये भी मूव करेगी। तो उसी का हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिखाया है कि ये शियर फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो जब अप्लाई किया तो ये जो सरफेस है ये क्या हुआ, मूव होकर के या डिफॉर्म होकर के यहाँ पर आ गई, और ये जो पॉइंट B थी ये डिफॉर्म होकर कहाँ पर चले, B'। तो इससे क्या समझ में आया कि आफ्टर अप्लाइंग दी शियर फोर्स, जो हमारी जो डिफॉर्म स्ट्रक्चर जो आई कौन सी आई, A', B', C एंड D, ये हमें डिफॉर्म स्ट्रक्चर मिला। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर हमने लोड अप्लाई किया, इस लोड की वजह से क्या इफेक्ट आया, इसको हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग देते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो इन केस ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हैंस इन सॉलिड डिफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। इसी वजह से हम लोग जो सॉलिड बॉडी है उसके ऊपर हम लोग डिफॉर्मेशन के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग सोम में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो वो सॉलिड बेस्ड होती है, चाहे बीम हो, स्ट्रक्चर हो या कोई भी मेंबर हो, तो सॉलिड बॉडी होती है। लेकिन अगर हम टाइम के साथ वो डिफॉर्मेशन वेरी कर रहा है तो उसको हम लोग किसके अंदर स्टडी करेंगे, फ्लूइड के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या बोला गया कि डिफॉर्मेशन जो है टाइम के साथ क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, जबकि इसमें क्या होता है सॉलिड के अंदर टाइम के साथ वो कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पर ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी डिफॉर्मेशन भी क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन से कंडीशन अप्लाई हो रहा है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द डिफॉर्मेशन। तो हमें क्या समझ में आया कि सॉलिड के केस में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ डिफॉर्मेशन। जब हम लोग फ्लूइड के ऊपर स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इन केस ऑफ सॉलिड्स ऑन रिमूवल ऑफ लोड्स द सॉलिड विल ट्राई टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। मीन्स अगर हम लोग किसी सॉलिड बॉडी पर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो जब हम उस लोड को हटाते हैं तो वो सॉलिड क्या चाहते हैं कि अपने वो पहले वाले फॉर्म में वापस आ जाए, प्रीवियस फॉर्म में। बट इन केस ऑफ फ्लूइड ऑन रिमूवल ऑफ लोड्स द फ्लूइड्स विल नेवर, क्या बोला गया, विल नेवर ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो आज हम लोग यहाँ तक स्टडी किए हैं जो पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट थी उन सब चीज़ों को। आगे हम लोग इस चीज़ों को और आगे एक्सपेंड करेंगे।